हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 5 और इसका लेक्चर नंबर है फर्स्ट 01। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि केमिस्ट्री का हमारा एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम डेली लाइफ की कोई भी चीज़ ले लें, अब सपोज करो हमने प्लास्टिक ले लिया। अब प्लास्टिक ले लिया तो प्लास्टिक है पॉलीमर्स। प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर्स है। और जो पॉलीमर्स हैं इट्स द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और मेडिसिन जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के रसायन उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके अलावा हम जानते हैं MgOH का होल्टोइस, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो भी एसिडिटी में हमारे ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाती है उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन का टाइप है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये है फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। किसमें? क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में। अब इसमें अगर बात करते हैं कि जैसे यूरिया, सपोज करो कि यूरिया एक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है, यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है वो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है। इसका फॉर्मूला होता है NH2 COONS2 ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यूरिया जो है हमारे प्लांट्स के लिए अगर देखा जाए तो NP और K। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज़ करते हुए फर्टिलाइजर बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी इसमें होगी, ये देखो ये नाइट्रोजन इसके अंदर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरिया जो है वो एक फर्टिलाइजर है। इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप्स और एग्रीकल्चर। तो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है। तो हम ये कहें कि यूरिया का उपयोग जो है वो कृषि के अंदर किया जाता है। तो और इसके बाद ये करते हैं टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में भी जो केमिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई भी मिसाइल है, उसके पीछे निकलने वाला जो भी फ्यूल है, ठीक है, इसका जो भी कहते हैं एयर प्रेशर, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है। या इसके बात कर सकते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं, जो सैटेलाइट है उनके पार्ट्स हैं, सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स हैं, दे ऑल आर मेड बाय द केमिकल्स। वो किससे बने हुए? केमिकल्स। हो सकता है कि वो केमिकल्स मेटल के फॉर्म में हो और हो सकता है कि नॉन मेटल के फॉर्म में हो। ये धातु के फॉर्म में भी हो सकता है और अधातु के रूप में भी हो सकता है। तो जो अगर बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? केमिस्ट्री से ही बने हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं कि फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है एंट में। एंट मतलब कि चींटी। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड। देखो ये तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। देखो इधर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड हो गए। और इसके ऊपर ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया इसके लोन पेयर, तो ये भी हो गया इसके ऊपर लोन पेयर। ओके, ये है विनेगर। ये है क्या? विनेगर जो होता है वो ये क्या है? केमिकल ही है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH है। इसको नॉर्मली हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी इज द टाइप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो देखो ये है ऑरेंज के अंदर एसिड होता है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा देखो ये है इमली, इसके अंदर होता है कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। तो ये सारे क्या है? एसिड है। ये भी क्या है? केमिकल ही है, ये नेचुरली है। और ये क्या है? ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी क्या है? एक केमिकल ही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये एसिड
किसी ना किसी फॉर्म में हमारे आसपास प्रेजेंट रहता है। अगर ये देखो, ये एग्जांपल है सीमेंट का, तो सीमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, जिप्सम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सब केमिकल हैं जो कि हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल निर्माण भवन में काम आता है, निर्माण कार्यों में काम आता है क्या, ये सीमेंट। तो ये भी क्या है, केमिकल का ही एक पार्ट है, यानी केमिकल का ही केमिकल से ये बने हुए हैं। ये बात करते हैं, ये है डिटर्जेंट, ये है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्लीनाइजिंग एजेंट है, मतलब सफाई का काम करते हैं, क्लीनाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करते हैं। तो अगर ये सफाई का काम करते हैं, किसी भी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं डिटर्जेंट, तो दैट्स आर केमिकल, इसके अंदर भी क्या है, केमिकल ही प्रेजेंट है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल, ये तो कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे आसपास जो प्रेजेंट होता है, हमारे आसपास होते हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से हमें इफेक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हमारी केमिस्ट्री जो है हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से यूजफुल है, ये हमने देखा। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। इसका देखो आगे का अगर हम बात करते हैं तो ये आ गई हमारी, वो तो हमारी सिर्फ बेसिक जानकारी थी। उसमें हम ये भी बता सकते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। अगर बात करते हैं एप्पल, तो एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। तो ये कुछ एसिड हैं जिनको हमें लर्न करना है। इसके अलावा बात करते हैं बेस की, ठीक है, बेस जिसे हम क्षार बोलते हैं, एसिड को बोलेंगे अम्ल। तो बेस जो होता है इसके बारे में जाने तो बिटर इन टेस्ट, स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब लाल से नीले में बदल देंगे। और अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। तो अगर हम बात करें कि एक लिटमस पेपर होता है जिसके ऊपर अगर जैसे एसिड डालते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो एसिड के बारे में, एक पढ़ेंगे बेस के बारे में, और एक पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो सिंपल सी ये बात समझे कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। यानी एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो एसिड के, और उनके बारे में जानते हैं कि एसिड क्या होता है। तो नॉर्मली तो ये बात हम जानते हैं कि एसिड सोर इन टेस्ट मतलब स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो हम जानते हैं। और लेकिन इतना दिस इज नॉट इनफ, ये बात इनफ नहीं है कि हम ये कहें कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और सारे एसिड हम उनको कंसिडर करें। एसिड की एक केमिकल मेथड से या केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसको हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड के बारे में बताया। तो नॉर्मली हम देखें एसिड के फॉर्मूले, तो एक तो है HCl। देखो HCl का देखोगे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। और क्लोरीन के बारे में बात करोगे तो क्लोरीन देखो 70 नंबर पे आता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287 होता है, यानी आउटर में मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक रूल आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, जिसका नाम है अष्टक नियम। तो इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम स्टेबल तब हो सकता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये 7 नंबर का, ठीक है। तो यानी इसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। फिर आपको होगा सर हाइड्रोजन पे तो 8 है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का आप समझना, हाइड्रोजन 2 पे सेटिस्फाइड हो जाता है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का छोड़कर बाकी को 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होता है, ये है ऑक्टेट रूल। तो अब इसमें देखो आप, क्लोरीन जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए, तो देखो क्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और हाइड्रोजन को ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए, तो हाइड्रोजन के पास ये हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम NaOH में चेक कर लें। NaOH है बेस, NaOH क्या है, बेस, NaOH है बेस। तो जो NaOH बेस है, तो इसके बारे में अगर हम जाने तो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो NaOH जो है वो है बेस, NaOH। तो अब इसमें भी देखो बेसिक कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि कोई भी केमिकल का नाम लिखा जाता है या एलिमेंट का नाम लिखा जाता है, एलिमेंट का नाम बोल रहा हूँ मैं, एटम का, तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और दूसरा वाला स्मॉल होता है। तो जैसे मान लो, जैसे CO कोबाल्ट हो गया, जिसके बाद आप मान लो Zn जिंक हो गया, जैसे आपने सोडियम Na हो गया, M और G, तो फर्स्ट कैपिटल में होता है और सेकंड स्मॉल में होता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं NaOH। ये है एक टाइप्स ऑफ बेस, ये बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को इसको कंसिडर किया जाता है। अब सोडियम तो ये हो गया Na, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया ये, और हाइड्रोजन हो गया ये। तो आप जानते हो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये हो गया 2 and 6। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 एंड 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, तो इसके बाहर कर दिया 1। ओके, अब इसमें हम ये चीज देखेंगे कि इसको, ये जो है यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ये देखो हाइड्रोजन 2 पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये लो, ये वाला, ठीक है। अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, देखो ये भी, इसको यहाँ पे आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखा जाता है कि यहाँ पर ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये है लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गई NaOH की बात। तो NaOH में देखो, एक तो Na प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक होता है। तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कौन किस में ब्रेक होता है। जैसे HCl है, ये H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होता है। HNO3 है, ये H प्लस में और NO3 माइनस में ब्रेक होता है। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो ये स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, सल्फ्यूरिक एसिड की। दिखने में देखो कैसा होता है, दिखने में हम सिंपल सी चीज ये देख लेंगे कि ये है सल्फ्यूरिक एसिड, हमें केमिस्ट्री लैब में इस तरह से प्रेजेंट मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड, दिखने में तो देखो दोनों कलर लेस ही हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। ये है जिप्सम, ये है जिप्सम, और ये है KOH। KOH भी क्या हो गया, बेस हो गया, KOH भी क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब इन सब के बारे में बेसिक जानकारी हमने देखी। H2SO4 के बारे में हम जाने, तो H2SO4 कैसे ब्रेक होता है सर, H2SO4 2H प्लस में और SO4 माइनस 2 में ब्रेक होता है। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ये तो है इसके सेंटर का एटम, तो ये तो सेंटर में आएगा। दो एटम हमने ऐसे लगा दिए, दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया, और ऊपर नीचे, और ये O और H, और ये हो गया O और H, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो जाए और जो इसकी वैलेंसी है वो भी क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर होता है 60 नंबर पे। तो अगर इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN में देखें, KLM और N में देखें, तो 2 8 एंड 6 होता है। तो आउटर मोस्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है सल्फर के। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे 2 एंड 6, तो आउटर मोस्ट में 6 होने चाहिए। तो देखो 1 2, इसके अलावा 3 4 5 एंड 6 ये रहेंगे। इसमें ऑक्सीजन में भी 6 होने चाहिए। तो देखो 1 ऑक्सीजन का 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके लोन पेयर हो गए। ऐसे ही 1 2 3 एंड 4, और फिर 1 2 3 एंड 4। तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो ये हैं जो इसमें शेयर करेंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन ये है लोन पेयर। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसमें बात करते हैं कि
कि ये ब्रेक कैसे होते हैं, और इसके लिए एसिड और बेस में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं और इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें बताई। कैसे? जैसे मान लो ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और जो कंप्लीटली ब्रेक होगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कंप्लीटली ना होकर कुछ पार्शियल कह सकते हैं कि या थोड़ा बहुत ब्रेक होगा, उसे बोलेंगे वीक एसिड। तो ये पता चलता है किसका, एसिड एंड बेस की थ्योरी से। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कि जैसे मान लो HCl है, इसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये H+ में होगा और Cl- में होगा। और जैसे हम देखें कि वाटर में डिसॉल्व करें NaOH में, तो ये Na+ में होगा और OH- में होगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं CH3COOH, ये है एक वीक एसिड। तो देखो कार्बन है इसमें, इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड, जो भी है वीक एसिड। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे CH3CH2COOH, ये एग्जाम्पल है, ये है प्रोपेनोइक एसिड, जो भी है वीक एसिड। तो आपको एक बात कॉमन लग रही होगी कि जिसमें भी ये कार्बन है, ये कार्बन की चेन बन रही है, वो सारे वीक एसिड है। तो हम इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं कि ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वीक एसिड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये आपको लर्न करनी है कि सभी कार्बनिक यौगिक या अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब ये एसिड एंड बेस की पहले तो सिर्फ टेस्ट के बेस पे पता लगाते थे कि स्वाद में जो खट्टे हैं वो एसिड है, और जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो एसिड है। तो ये कॉमन जानकारी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद सबसे पहले ओरेनियस, ये कौन है? ओरेनियस साइंटिस्ट है। ये कौन है? ओरेनियस साइंटिस्ट। तो अगर हम बात करते हैं ओरेनियस साइंटिस्ट की, तो ये ओरेनियस साइंटिस्ट ने पहली बार फर्स्ट टाइम ये बताया कि एसिड बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे एसिड के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेस के बारे में, और फिर पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो दी थी, वो एसिड के बारे में ओरेनियस ने एक्सप्लेन किया। अब ओरेनियस कौन है, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इसको मैं बताता हूँ। देखो ये तो है ओरेनियस, ये है ओरेनियस साइंटिस्ट। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एसिड के लिए इतनी सी बात बताई कि विच गिव्स H+ आयन दैट्स आर एसिड, जो कि H+ आयन रिलीज करेगा वो तो एसिड हैगा, एंड विच रिलीज OH- आयन दैट्स आर बेस। तो उन्होंने ये दो बातें बताई कि जो डिसोशिएट होने के बाद H+ आयन देगा वो एसिड होगा, और जो OH- आयन देगा वो बेस होगा। तो अब देखो जैसे आप कहोगे सर HCl ये H+ देता है और Cl- देता है, तो H+ की वजह से ये एसिड हो गया। HNO3 हो गया, तो HNO3 हो गया तो ये H+ हो गया, और NO3- हो गया, तो सर ये भी एसिड हो गया। H2SO4 हो गया, ये 2H+ में ब्रेक होता है और SO4- में ब्रेक होता है, तो सर ये भी एसिड हो गया। H2SO4 और हो गया, तो ये H+ में होता है एंड HSO4- में होता है, तो ये भी क्या हो गया? एसिड हो गया। ये ज़रूरत के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो H+ देता है वो एसिड होता है। तो फिर ये उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि एसिड की एक्सप्लेनेशन दे दी। तो इसके बेस पर तो देखो जो H+ देता है वो एसिड होता है, और एसिड H+ का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, तो इलेक्ट्रॉन लेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन कम है।
तो इसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये देखो वाटर के अंदर, जैसे वाटर में H+ आयन हमने डिसोल्व किया, H+ आयन हमने डिसोल्व किया, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से, तो ऑक्सीजन वाटर की जो स्ट्रक्चर है ये है वाटर की स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो लोन पेयर के लिए इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और जुड़ जाएगा H3O+, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो जरूरत पड़ने पर वापस H+ दे देता है। तो ये भी हाइड्रोनियम आयन के बारे में। तो ये सारी ऑरेनियस ने एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी थी, कुछ लिमिटेशन भी थी, कमियां थी। जैसे कुछ बोले कि NH3 जो है वो H+ देगा क्या सर, तो अगर H+ देता है तो ये भी एसिड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। NH3 जो होता है वो बेस होता है, NH3 क्या होता है, बेस होता है। अब ये बेस कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो लेक्चर होगा वो होगा 02। तो आप वेट कीजिए, NH3 क्यों बेस होता है इसके बारे में जानकारी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं। और ये आपको कैसा लगा ये चैप्टर, इसके बारे में आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। और इसी तरह मैं आपके ये एग्ज़ाम से पहले अप्रोक्सीमेट सारा कोर्स करवाने की 100% कोशिश करूँगा। और आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है, लाइक करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि ये जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके बाय।